हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का इंग्लिश का, ठीक है, प्रोज सेक्शन से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चंस की तैयारी करवाऊंगा। इतने प्रश्नों को पढ़ लो जितना मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर बोर्ड परीक्षा में आप 70 में से 70 नंबर इंग्लिश में लाना चाहते हैं तो इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करो, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरा का पूरा नंबर दिला के जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके प्रोज सेक्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है सबको हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, ठीक है, एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। तो बच्चों जो टिपिकल मीनिंग है उसको भी तैयार करते रहिए। तो प्रॉब्लम मीन्स होती है बच्चों समस्या, ठीक है, समस्या, और होप मीन्स होता है उम्मीद या आशा। तो प्रश्न को ध्यान से फिर से देखिए कि लेंचो की समस्या क्या थी, व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, ठीक है, एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। तो लेंचो की समस्या क्या थी और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है, तो देखिए, द रैन विथ हैवी हेल स्टोर्म हैड ruined लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। जो बारिश हुई थी बहुत भारी ओलावृष्टि के साथ, यानी जो हैवी हेल स्टॉर्म, भारी ओलावृष्टि हुई थी, उसके साथ जो बारिश आई थी उसने, ठीक है, हैड र्यूंड मीन्स नष्ट कर दिया था, ठीक है बच्चों। तो र्यूंड मीन्स क्या होता है, नष्ट करना या बर्बाद कर देना। तो उसने जो है र्यूंड नष्ट कर दिया था लेंचो की पके फसल के खेतों को, यानी जो लेंचो की पकी हुई फसल थी उसके खेत को भारी बारिश के साथ साथ जो हैवी ओलावृष्टि हुई थी उसने लेंचो के पूरे फसल को बर्बाद कर दिया था। सो ही वाज सैड, इसलिए वह बहुत ज़्यादा दुखी था। सैड मीन्स दुखी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा दुखी था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी जो एकमात्र होप थी, एकमात्र उम्मीद थी, वो भगवान से मदद की थी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बस आपको इतना ही लिखना है। आपको शॉर्ट में बच्चों 40 से 50 वर्ड में लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप शब्दों को कम भी लिखते हो लेकिन सटीक आंसर लिखते हो तो भी पूरा पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र यानी ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर, फिर उस पत्र को किसने रिसीव किया, प्राप्त किया। एंड व्हाट डिड ही डू, और फिर उसने क्या किया, ठीक है। तो पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लो। अब आंसर देखते हैं। द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली ruined बाई हेल स्टोन्स। जो लेंचो की फसल थी वो ओलावृष्टि यानी हेल स्टोन से पूरी तरीके से र्यून हो गई थी, नष्ट हो गई थी, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, उसका मानना था, उसका विश्वास था, यानी वो बिलीव करता था कि केवल गॉड ही यानी ओनली गॉड ही उसकी सहायता करेंगे। सो ही रोट हिम ए लेटर, इसलिए उसने जो है ईश्वर को एक पत्र लिखा, ठीक है, फॉर हेल्प, अपनी मदद के लिए। तो बच्चों ये आपका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो, यानी जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो के लिए मनी, पैसे को कैसे कलेक्ट किया, कैसे इकट्ठा किया। तो कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए पैसों का इंतजाम कैसे किया। चलिए अब आंसर देखते हैं। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, यानी पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे अपने कर्मचारियों, एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है कर्मचारी, अपने कर्मचारियों से इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ गेव ये पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं अपनी सैलरी यानी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबेल काज, फिर उसने अपने कई सारे यानी सेवरल फ्रेंड्स, बहुत सारे मित्रों से इस नोबेल काज के लिए यानी इस भले काम के लिए जो है कंट्रीब्यूट करवाया, योगदान करवाया, ठीक है बच्चों। तो कंट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है योगदान करना। तो पोस्ट मास्टर जो था बड़ा भला आदमी था, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे लिए और कुछ अपने जो है सैलरी का हिस्सा दिया तथा अपने बहुत सारे मित्रों से भी इस भले काम के लिए योगदान करवाया। तो इस तरीके से उसने जो है लेंचो के लिए पैसों का इंतजाम किया, पैसों को इकट्ठा किया, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आंसर देना बिल्कुल भी आसान हो जाता है। अगर आप चैप्टर को थोड़ा सा भी अच्छे ढंग से पढ़ा ध्यान देके तो आंसर देना बहुत आसान हो जाता है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ये नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। यानी मंडेला की दृष्टि से, मंडेला की दृष्टि में, ठीक है, जो एक नेशन होता है, राष्ट्र होता है, उसकी सबसे बड़ी, यानी ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ी, वेल्थ में संपत्ति, ठीक है, क्या होती है। तो मंडेला की ओपिनियन यानी मंडेला की दृष्टि से एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। अब आंसर देखो, मंडेला थिंक्स, मंडेला का मानना है दैट कि द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल। यानी मंडेला जी का मानना है कि एक राष्ट्र की जो सबसे बड़ी और वास्तविक संपत्ति होती है, रियल माने वास्तविक, वास्तविक संपत्ति होती है, वो राष्ट्र के लोग हैं, यानी पीपल है, इस देश के नागरिक होते हैं, ठीक है। दे आर फाइनर एंड ट्रिवर देन द प्यूरेस्ट डायमंड। ये देश के जो नागरिक होते हैं, ये जो शुद्ध हीरा होता है, प्यूरेस्ट डायमंड, यानी जो सबसे शुद्ध हीरा होता है, उससे भी ज़्यादा फाइनर यानी अच्छे, एंड ट्रिवर यानी सच्चे। तो एक शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे देश के नागरिक होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाउ लॉन्ग वाज मंडेला, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मंडेला को कब तक जो है किसी मनुष्य या फिर ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम से परेशानी नहीं हुई, ठीक है। यानी किसी मनुष्य या ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों से मंडेला को कब तक प्रॉब्लम यानी समस्या नहीं हुई। तो देखते हैं। तो नेल्सन मंडेला सेज, यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं अपनी इस चैप्टर में, ए फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जहाँ तक मुझे पता है, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं हर तरीके से, यानी एवरी वे, मैं हर तरीके से आज़ाद पैदा हुआ था, ठीक है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। और जब तक, ठीक है, यानी जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने, ठीक है, कबीले, ट्राइब मीन्स क्या होता है, कबीला, और अपने कबीले के रिवाजों का, ठीक है, रिवाजों का पालन किया, रीति रिवाजों का पालन किया, यानी रीति रिवाजों को भी निभाया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तब तक मुझे जो है कि ईश्वर के द्वारा या फिर मनुष्य के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। यानी जब तक उन्होंने अपने पिताजी की बातों को माना और अपने कबीले की बातों को माना, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब जो है वो, ठीक है, आश्वस्त लोगों की आवाज़ उठाने लगे, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने लगे, तो उनको लॉलेस कहा गया, यानी कानून विरोधी कहा गया था, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप अपने शब्दों में भी आंसर को बड़ी आसानी से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने शब्दों में लिखेंगे तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने हैं बच्चों। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बस एक एक करके अच्छे से तैयार करते रहो। और राइटिंग से लिखना, देखो मैंने किस तरीके से लिखा है, ऐसे सुंदर राइटिंग में आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। यानी अपनी पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट के दौरान यंग सीगल, यानी जो छोटा सा सीगल था, उसने क्या अनुभव किया। तो अपनी पहली उड़ान के दौरान जो है यंग सीगल ने किस प्रकार का अनुभव किया। तो आंसर देखते हैं। फॉलिंग फ्रॉम द लेज, लेज माने क्या होता है बच्चों, चट्टान। तो उस चट्टान से गिरकर, यानी उस चट्टान से गिरने के बाद द सीगल वाज टेरिफाइड। सीगल तो पहले बहुत डरा, यानी जिस चट्टान पे बैठा था वो उड़ान भरने से डरता था समुद्र को देख के। लेकिन जब उसकी माँ ने उसको खाना नहीं दिया, उसने झपट्टा मारा चट्टान से, तो वो चट्टान से नीचे गिरा। और जब चट्टान से नीचे गिरा तो पहले तो बहुत डरा, बहुत ज़्यादा टेरिफाई हुआ। बट सून, लेकिन जल्दी ही स्टार्टेड सोरिंग। उसने जो है पंखों को फड़फड़ाना, ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। तो सोर मीन्स होता है बच्चों पंख को ऊपर नीचे करना, यानी ऊपर नीचे उड़ान भरना। तो उसने अपने पंखों को ऊपर नीचे करके उड़ान भरना शुरू कर दिया। एंड देन फ्लाइंग, और फिर अच्छे से उड़ने लगा। ही फॉरगोट, फॉरगेट मीन्स भूलना, उसका सेकेंड फॉर्म है फॉरगोट। वह भूल गया दैट कि ही डिड नॉट ऑलवेज नो हाउ टू फ्लाई। अब जब वो उड़ने लगा तो ये भूल गया कि वो हमेशा से इस तरीके से उड़ना नहीं जानता था, ठीक है। हिज फियर सून टर्न इनटू कॉन्फिडेंस। फिर क्या होता है, जो उसका डर होता है वो तुरंत ही उसके आत्मविश्वास में बदल जाता है। एंड देन इनटू अम्यूजमेंट, और फिर उसकी खुशी में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। एज ही वाज लैंडिंग, फिर जब वह उतर रहा था, अभी तो उसने उड़ान भरा था, लेकिन जब वह उतर रहा था, ही वाज अफेयर्ड, तो वह फिर थोड़ा सा डरा। बट सून बिकेम एट ईज, लेकिन यह बहुत ज़्यादा तुरंत ही यह बहुत आसान हो गया, यानी उतरना भी उसके लिए बहुत आसान हो गया।
इट वाज ये मेमोरेबल फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से यह उसकी पहली जो है यादगार पहली उड़ान थी। तो मेमोरेबल मीन्स होता है बच्चों यादगार, तो इस तरीके से उसकी यह पहली उड़ान बहुत ही यादगार थी। तो ये आपका आंसर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड द पायलट इनकाउंटर ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के लिए रास्ते में पायलट ने किन चीज़ों का सामना किया। इनकाउंटर मीन्स क्या होता है, सामना करना। तो जो पायलट था यानी विमान चालक, उसने इंग्लैंड के लिए रास्ते में किस चीज़ का सामना किया। वेयर वाज ही एट दैट टाइम, और उस समय वह कहाँ पे था। तो आंसर देखते हैं। The pilot encountered huge black clouds and stormy weather when he was about 150 किलोमीटर away from Paris। तो जब विमान चालक पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था, तो उसने रास्ते में ह्यूज ब्लैक माउंट क्लाउड्स, उसने बहुत बड़े काले बादलों का सामना किया और उसके साथ साथ स्टॉर्मी वेदर यानी तूफानी मौसम का भी सामना किया। तो यानी जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूरी पे था इंग्लैंड के रास्ते में, तो उसने बहुत बड़े काले बादलों के साथ साथ जो है तूफानी मौसम का सामना किया। ठीक है। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और जो काले बादल थे वो काले पहाड़ की तरह प्रतीत होते थे, दिखाई पड़ रहे थे। ही रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट एन ईजी फ्लाइट, फिर उसको महसूस हुआ, फिर उसको अनुभव हुआ कि यह जो है एक आसान उड़ान नहीं थी। He was still at an hour distance from the nearest airport, और वह अभी भी अपने सबसे नज़दीकी हवाई पट्टी से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, 1 घंटे के डिस्टेंस पर था। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। What does Anne Frank say about her father and grandmother in her diary, यानी जो एनी फ्रैंक हैं वो अपनी डायरी में अपने फादर तथा ग्रैंड मदर के बारे में क्या कहती हैं, यानी क्या लिखती हैं। तो आंसर देखते हैं बच्चों। एनी फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर सी हैड एवर नोन, यानी जहाँ तक एनी को पता था कि उसके पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं, सबसे लविंग यानी सबसे ज़्यादा प्यार देने वाले पिताजी हैं। ठीक है, तो जहाँ तक वो उसको पता था वो ये महसूस करती थी कि उसके पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं। फिर क्या है, एनी हैड कन्फाइडेड इन हर डायरी, फिर एनी अपनी डायरी में यह भी बताती है, ठीक है आगे यह भी बताती है दैट कि नो वन न्यू हाउ ऑफन सी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर, कि यह बात कोई नहीं जानता कि वह अपने दादी को कितना ज़्यादा याद करती हैं या उनके बारे में कितना ज़्यादा सोचती हैं, इवन आफ्टर हर डेथ यानी उनकी मृत्यु के बाद, एंड हाउ मच सी लव्ड हर, और वह उनसे कितना प्यार करती थी। तो एनी अपनी डायरी में ये भी बताती है कि दादी की मृत्यु के बाद वह उनके बारे में कितना सोचती हैं और वह उनसे कितना प्यार करती हैं, यह बात कोई नहीं जानता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, एनी जो है यह ऐसा क्यों सोचती है कि जो पेपर होता है यानी कागज, उसके पास लोगों यानी पीपल की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है, ज़्यादा पेशेंस होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, कापी और किताब के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, वो आपके सीक्रेट्स को, आपकी बातों को छुपा के रखेगी। जब तक जो है आप किसी को नहीं बताएंगी, ठीक है, तब तक कॉपी और पेपर किसी को बताने नहीं जाते हैं। ठीक है, जो बातें होती हैं मनुष्यों के द्वारा ही खुलती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। एनी बिलीव्स यानी एनी विश्वास करती है, एनी का मानना है दैट कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो पेपर होता है कागज होता है उसके पास लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंसली एंड साइलेंटली, क्योंकि जो कागज है वह उनकी बातों को बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही शांतिपूर्वक सुनता है। यानी जो पेपर होता है जब अपनी डायरी में सारी चीज़ें लिखती हैं और बताती हैं, तो डायरी बहुत ही ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक उसकी बातों को सुनती है, क्योंकि वो मनुष्य तो है नहीं जो रिएक्ट करेगी, ठीक है, या फिर प्रश्न पूछेगी। जो भी आपने लिखा हो उसमें जो है समेट के रख लेती है डायरी। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, यानी यह जो है अन्य लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करती है। एंड आल्सो बिकॉज सी कैन कन्फाइड इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट्स, और इसलिए वह, ठीक है, और क्योंकि इसलिए वह अपनी डायरी में अपने सारे सीक्रेट्स, सारे राज की बातों को लिखती हैं और बताती हैं डायरी को। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, यानी जो कूर्ग है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो कूर्ग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी स्टेट्स,
जो कूर्ग है वह अपने कॉफ़ी के बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी कॉफ़ी के बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं, बागान हैं, वह उसके लिए प्रसिद्ध है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और जो सदाबहार वर्षा वन होते हैं, यानी जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, उनको सदाबहार वर्षा वन कहते हैं, रेन फॉरेस्ट, ठीक है। एंड स्पीसीज, तो जो कूर्ग है वो अपने कॉफ़ी बागानों और सदाबहार वर्षा वनों तथा जो जातियां हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां, उसके लिए प्रसिद्ध है। इट्स 30% एरिया इज कवर्ड विथ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और कूर्ग का लगभग 30% जो एरिया है, ठीक है, वो सदाबहार वर्षा वनों से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। पीपल ऑफ कूर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, जो कूर्ग के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र तथा बहादुर हैं, ठीक है। तो कूर्ग के लोग कैसे हैं? स्वतंत्र तथा बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कबाई स्टैंड्स फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा, यानी जो आपका चैप्टर है ए बेकर फ्रॉम गोवा, उसमें जो पैडर और कबाई शब्द है वो किसके लिए आया हुआ है? तो देखते हैं आंसर। द बेकर्स वेयर रिफर्ड एज पैडर इन द सिटी ऑफ गोवा, यानी गोवा शहर में जो बेकर्स होते थे बच्चों, उनको पैडर कहा जाता है। बेकर्स तो आप जानते हो ना, जो केक्स, बिस्किट्स, नमकीन, बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, तो उनको बेकर बोलते हैं ना। तो गोवा सिटी में इन्हीं बेकर्स को क्या कहा जाता है? पैडर कहा जाता है, ठीक है। दीज बेकर्स, और ये जो बेकर्स होते हैं, वोर ए पेक्यूलर ड्रेस नोन एज कबाई, और ये जो बेकर्स होते हैं बच्चों, ये एक विशेष प्रकार के, यानी पेक्यूलर में विशेष, विशेष प्रकार की कपड़े पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, जिसको कबाई बोलते हैं। इट वाज ये सिंगल लॉन्ग फ्रॉक, यह जो है एक सिंगल, यानी एक एकमात्र जो है सिंगल लंबी सी फ्रॉक होती है, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक पहुंचती है। आपने बच्चों अपने यहाँ अपने क्षेत्र में भी बहुत सारे जो है बेकर्स को देखा होगा, यानी जो फास्ट फूड वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा, वो एक प्रकार की कपड़े के ऊपर ड्रेस पहनते हैं, ताकि जो चाट मसाले, चटनी, सॉस वगैरह है ना, उनके कपड़ों में ना लगे। तो उसी जो है सिंगल लॉन्ग फ्रॉक जो ड्रेस होती है, उसी को क्या बोला जाता है गोवा में बच्चों? कबाई, ठीक है। तो पैडर शब्द आया है बेकर के लिए, और कबाई शब्द है जो लंबी सी ड्रेस पहनते हैं, फ्रॉक टाइप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, व्हाट वाज द वल्लीज फेवरेट पास टाइम, यानी वल्ली का जो है पसंदीदा समय गुजारने का, ठीक है, समय गुजारने का क्या पसंदीदा तरीका था, ठीक है। तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? तो आंसर देखते हैं बच्चों। तो जो वल्ली थी, आप लोग जानते हैं 8 साल की एक लड़की थी। तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस, यानी वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था वो अपने ही घर के दरवाजे पर, ठीक है, दरवाजे के सामने खड़े रहना, एंड वॉच, और देखना, व्हाट वाज हैपनिंग, की गली में, ठीक है, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, की बाहर गली में क्या कुछ हो रहा है। यानी वल्ली का फेवरेट जो पास टाइम था वो अपने दरवाजे पर, ठीक है, दरवाजे पर खड़ी होकर गली में जो कुछ भी घटित हो रहा था उसको देखना था, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं? दरवाजे पर खड़े होकर जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसको देखते हैं, बड़ा सा बहुत आनंद लेते हैं, ठीक है, मौज मस्ती करते हैं। तो यही काम था वल्ली का, ठीक है। वल्ली अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, और जो कुछ भी गली में यानी स्ट्रीट में घटित होता था उसको देख के ही वो अपना समय गुजार देती थी। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों ये आपकी 12 ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आंसर मैंने आपको बहुत क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट तौर पे समझा दिया है। ये बोर्ड परीक्षा में आपको 100% मिलना ही मिलना है। तो इनको अभी से तैयार कर लो, और शॉर्ट क्वेश्चन की जो समस्या आपकी वो खत्म हो जाएगी। और इंग्लिश की साथ साथ में जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको करवाता रहूँगा, ठीक है। तो बच्चों आप कमेंट भी करते रहिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती आप कमेंट करिए, मैं उसको भी पढ़ाऊँगा, आपको अच्छे से समझाऊँगा, आपके लिए जो है शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।